शो की थर्ड एपिसोड में हम आपको जिससे मिलवाने जा रहे हैं वो एक बहुत ही वर्सेटाइल सेलिब्रिटी हैं। इन्होंने अपने बचपन ही से पाकिस्तान का नाम ऑल ओवर द वर्ल्ड काफी रोशन किया। न सिर्फ उर्दू बल्कि इन्होंने पंजाबी, पश्तो, इंग्लिश, फ्रेंच, चाइनीज और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस में सिंगिंग के थ्रू परफॉर्म किया। जब बात हो सोशल वर्क की, सिंगिंग की, मॉडलिंग की या फिर सॉन्ग राइटिंग की, तो हदीका कियानी एक ऐसा नाम है जिसने हर फील्ड में ही भरपूर नाम कमाया है। अपने इन्हीं एक्टिविटीज की वजह से इनको गुड विल एम्बेसडर का टाइटल भी दिया गया। सो आइए आज खबर के थ्रू हम जानते हैं हदीका की पर्सनल लाइफ के बारे में और उन प्रॉब्लम्स के बारे में जिनको फेस करके ही वो आज इस प्लेटफॉर्म तक पहुंची हैं। जी व्यूअर्स, आज मैं आपकी मुलाकात जिस पर्सनैलिटी से करवाने जा रहा हूँ, बल्कि मैं ये कहूँगा मेरी बहुत अच्छी दोस्त। एक ज़माने में इनका बहुत बड़ा फ़ैन था और अब फिर एक ऐसा टाइम भी आया वक्त के साथ साथ कि मेरी बहुत अच्छी और बेस्ट फ्रेंड बन गई। और मैं समझता हूँ कि इनसे अच्छी सिंगर, पॉप सिंगर पाकिस्तान को नहीं मिल सकती आफ्टर नाज़िया हसन। उसके बाद इस ट्रेंड को लेकर बहुत सी ख़वातीन इस फील्ड में आईं, जो कि एक बहुत इनकरेजिंग बात थी। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही पोस्ट मॉडर्न आर्टिस्ट हैं जो हमेशा एक नया काम लेके आती हैं, नए ट्रेंड्स लेके आती हैं। इवन इनको स्टाइल आइकॉन भी लोग कहते हैं, क्योंकि जब आप इनके वीडियोस देखते हैं तो उसमें भी फैशन के साथ तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स करती रहती हैं। बात हो रही है ऐसी पर्सनैलिटी की जिन्होंने बचपन से ही जिनका रुझान सिंगिंग की तरफ था। अब आप सोच सकते हैं कि सुहेल राना का प्रोग्राम, जो ज़माने में बात है 70s और 80s के बीच की, जब रंग बिरंगी दुनिया के नाम से एक बच्चों का प्रोग्राम आता था, उसमें ये सिंगर काफ़ी मशहूर हुई। फिर ऐसा ऐसा ये बाहर मुख्तलिफ ममालिक में जाकर इन्होंने अपने सिंगिंग कॉम्पिटिशन जीते और देखते देखते आज हमारे मुल्क की बहुत बड़ी स्टार बन गई। बल्कि मैं ये कहूँगा कि हमारे मुल्क की एक आइकॉनिक पर्सनैलिटी हदीका कियानी, आज मैं आपकी मुलाकात उनसे करवाने जा रहा हूँ। जी हदीका, कैसा लगा आपको ये तारुफ, जो कि मैं ये समझता हूँ कि मैं इनके साथ काफ़ी खुले डुल्ले मजाक भी कर लेता हूँ और ये बड़े आराम से उसको बर्दाश्त भी कर लेती हैं। हाँ। और मैं काफ़ी हदें फलांग जाता हूँ। कैसा लगता है तुम्हें मेरे साथ? मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मुझे खावर नाम से ही मोहब्बत है। खावर तुम्हारी, क्योंकि मेरी वालदा का नाम है, तो मेरी बड़ी रिस्पेक्ट है इस नाम से और इस पर्सनैलिटी से और सब कुछ। और मतलब तुम एक फ्री स्पिरिट हो और तुम कुछ भी और खरे से बंदे हो, तो इसलिए मुझे अच्छे लगते हो। खुल के बात करें। लेकिन मैंने एक बात बताऊंगा कि आई थिंक आपकी जो वालिद हैं उनकी बचपन में ही डेथ हो गई थी जब आप 3 साल की थी, और आपकी वालदा ही आपके लिए फादर फिगर बनी रही। बिल्कुल। वो स्कूल के प्रिंसिपल थी, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है। और एज अ सिंगल पेरेंट उन्होंने पाला है, एज अ सिंगल तीनों बहन भाई। बिल्कुल, माँ और बाप दोनों का रोल उन्होंने अदा किया। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि आप लोगों को कोई म्यूजिक का बैकग्राउंड नहीं था, फिर भी इस तरफ कैसे आप लोग आ गए? क्योंकि अब्बू मेरे बहुत अच्छे पोएट थे और उनकी आवाज़ वैसे खूबसूरत थी। और मेरी वालदा भी पोएटिस हैं और उनकी आवाज़ भी बहुत खूबसूरत है। ये मतलब एक सुर आना और वो चीज़ें एक अलग है। मेरे बाप में सुर था, क्योंकि वो जब वो शायरी पढ़ते थे तो मेरी वालदा कहती हैं कि वो काफ़ी सुर में पढ़ते थे। तो वो उस तरह की चीज़, मेरी जो फुफ्फोज़ हैं उनके बारे में मैं सुनती हूँ कि वो उस टाइम अपने कॉलेज में ना नातें वगैरह पढ़ती थी, नात हम के जिस तरह वो होते थे। बाकी मैंने कभी सुना नहीं है उनको, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकती। आई थिंक इट्स अ गॉड्स गिफ्ट और ये शायद हम लोग ब्लेस्ड हैं मे बी। तो वालिद की डेथ के बाद काफ़ी मुश्किल हालात गुजारे? हाँ, और सुना है कि एक टाइम ऐसा भी आया था कि आप लोगों को जो गवर्नमेंट के जो आपकी वालदा को स्कूल में था वहीं पे भी कुछ अर्सा रहना पड़ा। हम लोगों के पास जाहिर है कोई छत भी नहीं रही थी, कुछ भी नहीं रहा था। मेरे बाप के पास, वालिद के पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी थी, सब कुछ था माशाल्लाह। ही वॉज अ वेरी वेल एजुकेटेड पर्सनैलिटी और बहुत अच्छी फैमिली से उनका ताल्लुक़ था। और मेरे जो फादर की साइड है वो सारी की सारी आर्मी में है। और मेरे जो दादा हैं राजा हसन अख्तर साहब, वो अयूब के रजीम में उस टाइम MNA भी थे और बैरिस्टर भी थे और यानी कि वो DC भी रहे हैं साहिवाल के एक टाइम पे। तो ही वॉज़ अ वेरी वेल एजुकेटेड नॉन पर्सन। तो उनके बाद जब मेरे फादर की डेथ हुई है 77 में, तो उस टाइम 75 में, तो उस टाइम मतलब वी वर टोटली शेल्टरलेस, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ के मसले थे और अम्मी के जो इन लॉज थे, जो मेरे ददेहाल थे, वो उनको प्रॉपर्टीज़ के सारे सिलसिले थे, आपको पता ही है। तो बचपन में बस फिर हम लोग अकेले रह गए थे। अम्मी की एजुकेशन ने बेसिकली हम लोगों को बचा लिया कि माई मदर वॉज मास्टर्स इन इंग्लिश और उस टाइम वो जॉब कर रही थी और उस टाइम वो प्रिंसिपल थी। जब मेरे फादर की डेथ हुई है तो उस टाइम भी वो जॉब कर रही थी अपने शौक़ से, क्योंकि मेरे फादर ने कभी उनको मना नहीं किया। उन्होंने कहा ठीक है, तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, अगर तुम्हारा दिल चाहता है तो तुम ज़रूर मतलब। तो तुम्हारी वालदा को कैसे ख्याल है कि उन्होंने तुम्हें नेशनल जो काउंसिल है उधर इनरोल करवाया? क्योंकि मेरी अम्मी को ख़ुद सितार सीखने का शौक़ था और उनके जो पेरेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा एजुकेशन की फील्ड में थे। मेरे नाना तो उनको बिल्कुल म्यूज़िक से वो बिल्कुल
यानी कि वो ज़माना भी शायद ऐसा था कि वॉज टोटली रिलीजियस भी थे। रिलीजन का तो खैर अब हमें पता है कि म्यूज़िक को आप उससे रिलेट नहीं कर सकते। म्यूज़िक इज़ वेरी मच इन नेचर, और अल्लाह ताला ने क्रिएट किया आवाज़, अल्लाह ताला ने सुर क्रिएट किए हैं। लेकिन उस टाइम इस तरह का माहौल था उनका कि अम्मी सितार सीखना चाहती थी तो मेरे नाना नानी ने उनको सीखने नहीं दिया। तो उनके दिल में ये बात थी कि बच्चों को अगर कोई एक्स्ट्रा करिकुलर में अगर उनके अंदर वो सेंस है, वो फील है और पैशन है, तो उस चीज़ को कभी रोकना नहीं चाहिए, उससे बच्चे सफोकेट हो जाते हैं। और प्लस वो ये कि साइकोलॉजिकली भी, नफसियाती तौर पे हम लोगों को ना चाह रही थी कि हम लोग बैलेंस्ड रहें लाइफ में। तो हमारे पास उस टाइम दौलत भी नहीं थी, कोई बहुत बड़ी कोठी भी नहीं थी, ना बहुत बड़ी गाड़ी थी। जो गाड़ी थी वो हमारी फुफ्फोस ले गई थी, ताया ने ले गए, घर से कारपेट्स तक उठा ली, डेकोरेशन पीसेस तक उठा लिए। तो हम लोग वी वर लेफ्ट विद नथिंग, बट वी वर लेफ्ट विद द स्ट्रेंथ फ्रॉम इनसाइड, जो हमारी माँ ने हमें दी कि एजुकेशन, स्ट्रेंथ, पैशन, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में म्यूज़िक। मैंने तो सुना कि तुम बहुत पैशनेट, एनर्जेटिक और वाइल्ड किस्म की बच्ची होती थी, और तुम्हारी वालदा ने तुम्हें कभी रोका नहीं था, बल्कि उन्होंने ये सोचा कि ये बच्चे का दिमाग जिधर जा रहा है इसको इधर ही फ्लो में जाने दो। हाँ, पर पढ़ाई पे काफ़ी स्ट्रिक्टनेस थी, क्योंकि अम्मी खुद प्रिंसिपल थी, तो वो पढ़ाई की वजह से उनको बस होता था कि कहीं से जो है ना इनका पढ़ाई में बैलेंस ख़राब नहीं होना चाहिए। तो वो हम तीनों पे पढ़ाई की स्ट्रिक्टनेस थी, बट एट द सेम टाइम अम्मी हमें 9 नवंबर का प्रोग्राम हो, 25 दिसंबर का प्रोग्राम हो, 14 अगस्त का प्रोग्राम हो, यानी कोई लेबर डे हो, कुछ हो, अम्मी ने हमें उस चीज़ में इनकरेज किया कि स्कूल की तरफ से कोई भी कॉम्पिटिशन आ रहा है ना रिलेटेड टू म्यूज़िक, उसमें हमने जाना है। और उसमें हम लोग टोटली बिजी थे, रंग बिरंगी दुनिया में जा रहे थे हम टीवी में, और हमारे साथ साथ उंगली पकड़ के हमें लेके जाती थी। नहीं, लेकिन उनको पता कैसे चला कि मेरे जो बच्चे हैं खासतौर पे तुम, कि उसमें इसकी आवाज़ में कुछ है, वो कैसे हुआ? वो हुआ इस तरह कि PNCA में अम्मी हमें लेके गई, क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स, ठीक है, वहाँ पे हमें लेके गई। उसमें होता है पेंट्स, उसमें होता है डिबेट्स, उसमें मुख्तलिफ चीज़ें, उसमें अगर किसी को किसी चीज़ का एप्टीट्यूड है बच्चे को एक्स्ट्रा करिकुलर का, तो उसमें उसका ऑडिशन लिया जाता है। तो हमारा ऑडिशन जब KH कज़लबाश साहब ने वहाँ पे लिया, तो वो म्यूज़िक का लिया। तो हम तीनों बच्चों में फॉर्चुनेटली सुर, अच्छा, उस टाइम डिस्कवर हुआ कि उस टाइम मेरी अम्मी को पता चला कि तो तीनों बच्चे माशाल्लाह सुरीले हैं और तीनों ही गा सकते हैं। फिर हम लोगों ने म्यूज़िक एज अ सब्जेक्ट अपने स्कूल में भी रखा, विकारुन्निसा में, और फिर वहाँ पे हम लोगों को फिर आहिस्ता आहिस्ता स्कूल की तरफ से पुश, PNCA की तरफ से पुश। तो आप समझ लें कि पाकिस्तान टेलीविज़न और पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स एंड ऑफ कोर्स अलॉन्ग विद आवर मदर, ये तीनों बेसिस हैं हम लोगों को मतलब एक म्यूज़िक की डिस्कवरी की। लेकिन तुम्हारा जो पहला लाइव एक्सपीरियंस था वो लियाकत मेमोरियल हॉल में, मैं बहुत छोटी सी थी, और ऑनेस्टली स्पीकिंग यानी कि लोग ऐसा भी था मेरा हाल कि मैंने बहुत क्लास 1 में या 2 में मैंने फरीदा खानम जी का सॉन्ग गज़ल गाई, वो इश्क जो हमसे रूठ गया। तो वो उस टाइम जजेस भी और सब भी जो है ना वो मतलब उसमें थे कि वो इतनी छोटी सी बच्ची को समझ भी नहीं आ रही कि वो क्या गा रही है, लेकिन वो इतना सुर में गा रही है और वो सही गा रही है कि वो इश्क जो हमसे रूठ गया। सोचे जरा सुना सकती हो? हाँ, वो अब हाँ वही बचपन वाली आवाज़ में। हाँ, बचपन वाली आवाज़ में सुना दो। अच्छा, बचपन वाली आवाज़ में अगर याद आता है मैं वैसे कर सकती हूँ। अच्छा, हाँ, बच्चों वाली आवाज़, लोग भी एंजॉय करेंगे जी व्यूअर देख, लेकिन वो फिर कोई लोग वो भी ना हो जाए क्या गा रही है। समझे कि तुम वो कितने साल, वो जरा स्ट्रेट था मेरा 6-7 साल की, 6-7 साल की। समझे जी 6 साल की बच्ची जो है वो वाला गाना गा रही जो काफी मुश्किल है, छोटी सी। हाँ, छोटी सी। वो इश्क जो हमसे रूठ गया, अब उसका हाल सुनाए क्या, कोई मेहर नहीं, कोई कहर नहीं, फिर सच्चा शेर सुनाए क्या। वो इस तरह का था। I really enjoyed it। ये तो वाकई से लग रहा है 6 साल की बच्ची गा रही है। इससे भी छोटी आवाज निकाल। लेकिन ये जो इसमें शायरी है वो समझ आ रही थी कि मैं क्या, उस टाइम समझ तो जाहिर है नहीं आ रही थी, उस टाइम तो मैं सुरों पे ज़्यादा नोट कर रही थी बजाय कि वो उसकी डेप्थ एंड वर्ड्स एंड लिरिक्स एंड ऑल। अच्छा दीका, बातें तो होती रहेंगी, लेकिन क्यों ना तुम्हारी इस मौजूदगी का फ़ायदा उठाया जाए और एक अच्छा सा गाना तुमसे सुना जाए, मतलब लाइव। लेट्स डू इट। ठीक है, ओके, सुनाती हूँ। कौन सा गाना सुना रही हो? मैं पश्तो सुनाऊंगी। पश्तो? दस्तरगे जादूगरी दीदा मीना लेवरेगा, दस्तरगे जादूगरी दीदा मीना लेवरेगा, जाना
वेरी गुड। वो लगता है कि जैसे नाज़िया हसन का काफ़ी इन्फ्लुएंस है तुम्हारे पर। ये मुझे ज़िंदगी में शुरू से फॉलो करना भी बुरा लगता है और ये कहना भी लोगों को बुरा लगता है कि आप फॉलो करें, उसको फॉलो करें, उसको फॉलो करें। मुझे इमिटेट करना जहर से बुरा लगता है।